विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। पिछले वीडियो में हमने मगध के उत्कर्ष की चर्चा की थी और इसमें बताया था कि मगध की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार थी, किस तरह से मगध जो 16 महाजनपदों में था उसका किस तरह से उत्कर्ष हुआ, उत्कर्ष के मुख्य कारण क्या थे, यानी कि उसकी ऐसी क्या स्थिति थी कि अन्य 16 महाजनपदों में से मगध का ही उत्कर्ष हुआ और प्राचीन भारत की राजनीति मगध के ही इर्द गिर्द घूमती रही। इसके अलावा हमने मगध के इतिहास की चर्चा भी की थी और मगध के उत्कर्ष के कारणों के बारे में भी बताया था। आज हम चर्चा करेंगे मगध के उत्कर्ष में किन किन वंशों का योगदान रहा, किन किन वंशों की वजह से मगध का उत्कर्ष संभव हुआ। तो इसकी चर्चा करते हुए हम हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में बताएंगे कि किस तरह से इन वंश के शासकों ने मगध का साम्राज्य विस्तार किया और भारत के बहुत बड़े हिस्से पर अपना शासन स्थापित किया और राज किया। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हर्यक वंश की। हर्यक वंश जिसका मगध में शासन 544 ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट से 544 ईसा पूर्व से 512 ईस्वी तक रहा। हर्यक वंश के किन किन शासकों ने मगध का विकास किया और मगध को एक शक्ति के रूप में उभार कर सामने लाए। तो इसकी चर्चा करते हुए हम हर्यक वंश के शासकों जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और उसके उत्तराधिकारियों के कार्यों की चर्चा करेंगे, जिनकी कार्यों की वजह से मगध का उत्कर्ष हुआ। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बिंबिसार की। बिंबिसार जिसे मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक या राजा माना जाता है। इसका शासनकाल मगध में 544 बीसी से 492 बीसी तक रहा। कहा जाता है कि बौद्ध ग्रंथ में इसे सैनई कहा गया है, यानी कि D.R. भंडारकर के अनुसार सेनापति पुष्यमित्र सुंग की भांति बिंबिसार भी मगध शक्ति का सेनानायक रहा होगा और बाद में वहाँ के राजा को हटाकर अपनी स्वतंत्र सत्ता कायम कर ली होगी। अर्थात वे बिंबिसार को ही हर्यक राजवंश का संस्थापक मानते हैं। परंतु बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार जब बिंबिसार 15 वर्ष का था तभी इसका राज्याभिषेक उसके पिता द्वारा संपन्न हुआ था। देखिए, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा गया है, यानी इस वंश में जो उत्तराधिकारी हुए वो अपने पिता की हत्या करने के बाद ही राजा बने थे। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की चर्चा कर रहे थे। अब हम देखेंगे कि बिंबिसार ने किस तरह से अपने कार्यों, कूटनीति, राजनीतिक कार्यों के कारण मगध को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। तो बिंबिसार, जिसका मगध में कार्यकाल 444 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व था, ने एक कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक की भांति कार्य किया। उसने सबसे पहले प्रमुख राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने राज्य को फैलाया। बिंबिसार ने जो साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा रखता था, एक कुशल सेनापति के साथ साथ जो एक चतुर कूटनीतिज्ञ भी था, इसने राज्यों के आपसी संघर्ष के उस युग में वैवाहिक संबंधों की कूटनीति के द्वारा अपनी शक्ति को सुदृढ़ बनाने का निश्चय किया और उसने
विभिन्न राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके उनको अपना मित्र या अपने अधीन कर लिया। तो सबसे पहले उसने बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी के साथ विवाह किया। इस वैवाहिक संबंध से मगध को कौशल जैसे शक्तिशाली राज्य की मित्रता प्राप्त हो गई। इसके अलावा विवाह के अवसर पर प्रसेनजीत ने 1 लाख वार्षिक आय का काशी क्षेत्र दहेज में प्रदान किया था। इससे मगध राज्य के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। दूसरा, वज्जी संघ में वैशाली के लिच्छवियों की प्रधानता थी। बिंबिसार के समय में लिच्छवियों का सरदार राजा चेटक था। बिंबिसार ने राजा चेटक की सबसे छोटी लड़की चेलना या छलना के साथ विवाह किया। इस वैवाहिक संबंध से बिंबिसार को तत्कालीन भारत के विख्यात युद्धप्रिय लिच्छवियों की मैत्री उपलब्ध हो गई। इसके बाद बिंबिसार ने पंजाब में स्थित मद्र जनपद की राजकन्या के साथ विवाह किया। यह भी राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। मद्र जनपद की राजकन्या का नाम क्षेमा बताया गया है। महावग्ग के अनुसार बिंबिसार की 500 रानियां बताई गई हैं। उसने अवंती के शक्तिशाली राजा चंद्रप्रगोत के साथ दोस्ताना संबंध बनाया। सिंध के शासक रुद्रायन तथा गांधार के मुक्कुरगती से भी उसका दोस्ताना संबंध था। उसने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था। वहाँ अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा नियुक्त किया, यानी कि उसने काशी को दहेज में प्राप्त किया और अंग पर विजय प्राप्त करके उसको हासिल किया। तो काशी और अंग उसके साम्राज्य का हिस्सा बन गए। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र, समकालीन और संरक्षक था। विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, लेकिन जैन और ब्राह्मण धर्म के प्रति उसकी सहिष्णुता थी। बिंबिसार ने करीब 52 वर्षों तक शासन किया। बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसे बंदी बनाकर कारागार में डाला था, जहां उसका 492 ईसा पूर्व में निधन हो गया था। मगध साम्राज्य के विस्तार की दिशा में पहला कदम काशी राज्य की प्राप्ति था और दूसरा कदम अंग विजय पर विजय प्राप्त करना था। अब देखिए, बिंबिसार हम पहले ही बता चुके हैं कि ये महात्मा बुद्ध का समकालीन था। और अब कहा जाता है कि बिंबिसार के अंतिम दिन बहुत ही दुखदायक निकले। बुद्ध घोष के अनुसार सम्राट बिंबिसार के अंतिम दिन शोचनीय अवस्था में व्यतीत हुए। बिंबिसार को अपने ही पुत्र अजातशत्रु के हाथों मरना पड़ा। बुद्ध घोष के कथन की पुष्टि एक अन्य बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक से भी होती है। बौद्ध ग्रंथों से यह भी विदित होता है कि अपने चचेरे भाई चाचा देवदत्त के उकसाने पर अजातशत्रु ने अपने पिता को बंदी बना लिया और थोड़े दिनों बाद उसका भोजन भी बंद करवा दिया। कारागार में ही अन्न जल के बिना बिंबिसार की मृत्यु हो गई। बौद्ध ग्रंथों में अजातशत्रु द्वारा अपने पिता को दी गई यातनाओं का अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण भी मिलता है। जैन ग्रंथों से पता चलता है कि बिंबिसार ने कारावास में आत्महत्या कर ली। महात्मा बुद्ध द्वारा अजातशत्रु को दिए गए उपदेशों से पता चलता है कि अजातशत्रु पितृघाती था। राजनीति के क्षेत्र में इस प्रकार की घटना कोई नई बात न थी। विद्वानों का मानना है चूँकि बिंबिसार दर्शक नामक पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, इसलिए राज्य के लोभी अजातशत्रु ने पिता को मरवाकर सिंहासन प्राप्त कर लिया। बिंबिसार ने अपने पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी घोषित किया था और इसीलिए भारतीय इतिहास में बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने स्थायी सेना रखी। बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भगवान बुद्ध की सेवा में नियुक्त किया था।
बौद्ध भिक्षुओं को निःशुल्क जल यात्रा की अनुमति दी थी। बिंबिसार की हत्या महात्मा बुद्ध के विरोधी देवव्रत के उकसाने पर अजातशत्रु ने की थी, हम पहले ही बता चुके हैं। इसके अलावा आम्रपाली, यह वैशाली की नर्तकी एवं परम रूपवती काम कला प्रवीण वेश्या थी। आम्रपाली के सौंदर्य पर मोहित होकर बिंबिसार ने लिच्छवी से जीतकर राजगृह में वो आम्रपाली को ले आया। उसके संयोग से जीवक नामक पुत्र रतन हुआ। बिंबिसार ने इसी जीवक को तक्षशिला में शिक्षा हेतु भेजा। यही जीवक एक प्रख्यात चिकित्सक एवं राजवेद बना। अब इसके बाद देखिए, हम बिंबिसार के अंतिम दिनों की बात कर ही चुके हैं। इसके बाद अजातशत्रु, जो बिंबिसार के बाद 492 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा और 460 ईसा पूर्व तक मगध की गद्दी पर शासन करता रहा। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु यही मगध पर शासन किया, यही मगध का शासक बना। इसके बचपन का नाम कुणिक बताया जाता है। वह अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, ये हम पहले ही बता चुके हैं। अजातशत्रु ने अपने पिता के साम्राज्य विस्तार की नीति को चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया। अजातशत्रु के सिंहासन मिलने के बाद वह अनेक राज्य संघर्ष एवं कठिनाइयों से घिर गया, लेकिन अपने बाहुबल और बुद्धिमानी से सभी पर विजय प्राप्त की। महत्वाकांक्षी अजातशत्रु ने अपने पिता को कारागार में डालकर कठोर यातनाएं दी, जिससे पिता की मृत्यु हो गई। इससे दुखित होकर कौशल रानी की मृत्यु हो गई थी। कौशल संघर्ष, अब देखिए इसी वजह से उसको एक नए संघर्ष का सामना करना पड़ा, वो था कौशल संघर्ष। बिंबिसार की पत्नी कौशल की मृत्यु से प्रसेनजीत बहुत क्रोधित हुआ और अजातशत्रु के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। पराजित प्रसेनजीत श्रावस्ती भाग गया, लेकिन दूसरे युद्ध संघर्ष में अजातशत्रु पराजित हो गया। लेकिन प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह कर काशी को दहेज में पुनः दे दिया। अब देखिए वज्जी संघ के साथ संघर्ष। लिच्छवी राजकुमारी चेलना बिंबिसार की पत्नी थी, जिससे उत्पन्न दो पुत्री हल और बेहल को उसने अपना हाथी और रत्नों का एक हार दिया था, जिसे अजातशत्रु ने मनमुटाव के कारण वापस मांगा। इसे चेलना ने अस्वीकार कर दिया। फलतः अजातशत्रु ने लिच्छवियों के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। वशकार से लिच्छवियों के बीच फूट डालकर उसे पराजित कर दिया और लिच्छवी अपने राज्य में मिला लिया। अब देखिए मल्ल संघर्ष। अजातशत्रु ने मल्ल संघ पर आक्रमण कर अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े भूभाग मगध साम्राज्य का अंग बन गया। अजातशत्रु ने अपने प्रबल प्रतिद्वंदी अवंती राज्य पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की। अजातशत्रु धार्मिक उदार सम्राट था। विभिन्न ग्रंथों के अनुसार वो बौद्ध और जैन दोनों मत के न्यायी माने जाते हैं। लेकिन भरहुत स्तूप की एक वेदिका के ऊपर अजातशत्रु बुद्ध की वंदना करता हुआ दिखाया गया है। उसने शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया और 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया। इस संगीति में बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित पिटकों को सुत्त पिटक और विनय पिटक में विभाजित किया गया। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार उसने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया और 460 ईसा पूर्व में अपने पुत्र उदयन द्वारा मारा गया था। अजातशत्रु के शासनकाल में ही महात्मा बुद्ध 482 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण तथा महावीर का भी निधन 468 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए उदयन जो कि अजातशत्रु का पुत्र था। अजातशत्रु के बाद 460 ईसा पूर्व में उदयन मगध का राजा बना
बौद्ध ग्रंथानुसार इसे पितृहंता, लेकिन जैन ग्रंथानुसार इसे पितृभक्त कहा गया है। इसकी माता का नाम पद्मावती था। उदयन शासक बनने से पहले चंपा का उपराजा था। वह पिता की तरह ही वीर और विस्तारवादी नीति का पालक था। इसने पाटलिपुत्र, जो गंगा और सोन के संगम पर थी, को बसाया तथा अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित की। मगध के प्रतिद्वंदी राज्य अवंती के गुप्तचर द्वारा उदयन की हत्या कर दी गई। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उदयन के 3 पुत्र हुए। मंडक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार इसके जो पुत्र थे उनका नाम था अनिरुद्ध, मुंड और नागदासक। ये तीनों क्रमशः राजा बने। अधिकांश विद्वानों की मान्यता है कि अनिरुद्ध और मुंड राजा बने थे। इन दोनों ने लगभग 8 वर्ष शासन किया। ये दोनों ही अयोग्य तथा निर्बल थे। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदासक हुआ। वह भी पितृघाती था। प्रजा उससे दुखी थी, अतः जनता के प्रतिनिधियों तथा राज्य के अधिकारियों ने काशी के वायसराय शिशुनाग को राजपद स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया। नागदासक को सिंहासन से हटा दिया गया और बिना किसी रक्तपात के मगध राज्य में क्रांति हो गई। हर्यक वंश का पतन हो गया और हर्यक वंश के स्थान पर मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। तो ये था मगध के उत्कर्ष में हर्यक वंश का योगदान। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे मगध के उत्कर्ष में शिशुनाग वंश के योगदान की। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।